देखिए कल हम स्नेल के नियम तक देख चुके थे ना। अब आज देखेंगे कुछ इसमें से पॉइंट, ठीक है। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ नोट पॉइंट बना के। आप लोग नोट पॉइंट बनाएंगे, बनाइए। देखिए इसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश की चाल बदल जाती है। देखिए ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, इधर मान लेते हैं वायु है, क्या है, वायु है, और इधर क्या है, जल है। अब जैसे प्रकाश की चाल यहाँ से आएगी तो आपको पता है वायु में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸, इतना ही होता है ना। अब जैसे ही जल में प्रवेश करेगी इसकी चाल आ जाती है 2 × 10⁸, यही होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो पहली बात तो चाल बदल गई। क्या बदल गई? चाल। और जब चाल बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसी को कहते हैं, अब जैसे तेजी से जा रहा है तो वो दूर तक चला जाएगा ना, अगर स्लो जा रहा है तो कम जाएगा। ऐसे देखिए जैसे आपका ये ऐसे चलता है तरंग, देखिए ये हो गया, ये यही तो होता है ना। अब ऐसे में आप देखिए अगर तेजी से जाएगा तो काफी लंबा छलांग मारेगा, लेकिन स्लो हो जाएगा तो ऐसे करेगा। इसका मतलब यह है कि जब अगर चाल बदलेगी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जब भी प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी जो क्या बोलते हैं जल है, मतलब चाल है, और क्या है तरंग दैर्घ्य है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लेकिन आवृत्ति क्या होगी, नहीं बदलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए जब प्रकाश की चाल जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीज। प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। इधर समझिए, जैसे यहाँ भी कोई अभी टॉर्च है, ठीक है, वायु में है तो काफी ज्यादा लाइट देगा ना। जैसे ही जल के अंदर जाए, क्या जल के अंदर भी उतनी लाइट रहेगी? नहीं रहेगी, कम हो जाती है ना। क्या हो जाती है? कम। यानी उसकी जो तीव्रता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी,
घट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। कि सुनिए, ऐसा आपका होता है अपवर्तनांक किरण। ठीक है, अभी बताएंगे आगे जब इसमें पढ़ाएंगे ना, मैंने 3 से ले लिखे हैं। तो मतलब आप देखेंगे जैसे वायु के कण दूर दूर होते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रकाश बहुत अच्छे से फैल जाता है। लेकिन जब कण पास पास रहेगा कभी फैल पाएगा नहीं, फैल पाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे जल में, अभी ठोस में देखा जाए तो और, अब जैसे ये दीवार क्या है, ठोसी है, उधर खुद लाइट जलाओ इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पहले भी ये पढ़ाया गया जैसे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। तो जल है वो पारभाषक का काम करता है। किसका काम करता है? पारभाषक, यानी अर्ध पारदर्शी होता है। उसमें आधा प्रकाश जाता है और आधा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी आधा प्रकाश पूरा नहीं जा पाता। अच्छा, पूरा प्रकाश जा नहीं पाएगा तो वहां पे पूरी तीव्रता कहाँ हो पाएगी? जहां पूरा प्रकाश जाएगा वहीं तो होगी ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट हो गया ना। थर्ड पॉइंट देखोगे, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण समान अपवर्तनांक वाले माध्यम, क्या बोलते हैं? समान। अगर कोई भी अपवर्तनांक समान है, क्या होंगे? कोई भी अपवर्तनांक समान है, अभी अपन लिख रहेंगे। देखिए, जब भी कोई भी अपवर्तनांक अगर सेम होंगे तो उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। ऐसे यहाँ देख सकते हैं N1 बराबर N1 लिए हैं इसका, और ये क्या लिए हैं? N3 लिए हैं। अब आप देखिए N1 और N3 हमने क्या दिखाया है? इक्वल दिखाया है। जब अपवर्तनांक सेम होगा तो जाहिर सी बात है ये किरण यहाँ से ऐसे आएगी, पुनः हल्का से झुक जाएगी, फिर से तो वहीं चली जाएगी ना। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, हम 2 मीडियम ले लें, यहाँ ले वायु, क्या ले? वायु, और यहाँ ले जल, और यहाँ क्या ले लें? फिर से वायु ले। क्या करें? फिर से वायु, तभी तो अपवर्तनांक सेम होगा ना। क्योंकि मीडियम सेम रहेगा तभी अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ वायु, यहाँ जल, यहाँ वायु। अब सपोज करते हैं यहाँ से मानिए कोई किरण चली, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा क्या हुई? झुक गई। चलिए थोड़ा सा झुका देते हैं, थोड़ा सा झुक गई, क्लियर। अब पुनः वायु में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुनः तो इसे हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये किरण और ये किरण आपस में समांतर है। कैसे हैं? समांतर है। इससे हमें यह मतलब निकलता है कि अगर अपवर्तनांक आपके सेम है, माध्यम के अपवर्तनांक क्या है? सेम है, तो जो प्रकाश की किरण होगी वो हमेशा कैसी होगी? समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। अभी जब हमने कल एक न्यूमेरिकल लगवाया था तो आपने देखा था कि जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आपको दोनों इक्वल, मतलब परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर आया था ना। इसका मतलब यह है कि जो अपवर्तनांक था वो दोनों इक्वल क्या था? इक्वल था। अगर अपवर्तनांक इक्वल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो किरण होगा वो एक दूसरे क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो आप लोग लिस्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए क्या लिखे हैं? जब प्रकाश की किरण समान माध्यमों से होकर गुजरता है, समान अपवर्तनांक वाले माध्यम से, ऐसे लिखे। जब प्रकाश की किरण समान अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश की किरण आपस में समांतर हो जाती है। प्रकाश की किरण आपस में समांतर हो जाती है। तो प्रकाश की किरण आपस में समांतर हो जाती है। क्लियर? फिगर बना लीजिए। देखिए यहाँ पे N1 और N3 हमने बराबर माना है ना। देखिए यहाँ बराबर माने हैं, तो N1 N3 में आप देखेंगे ये किरण और ये किरण दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और इधर में देखेंगे N2 और N4 को माना है, तो ये वाला और ये वाला ना दोनों कैसे? पैरेलल है। तो आप बना लीजिए इसको। चलिए हेडिंग बनाए आप लोग, सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम क्या होता है, आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई माध्यम जिसमें जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वो सघन में पास होती है। क्या होती है? सघन से मतलब घना से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? घना कहते हैं ना, बहुत घना है। घना मतलब बहुत पास है। और विरल मतलब क्या समझते हो? जो कण है उसके वो क्या है? काफी दूर है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। क्या होती है? देखिए जब भी सघन विरल देखेंगे हम किसी के सापेक्ष देखेंगे। क्या करेंगे?
किसी के सापेक्ष। जैसे आप लोगों ने जब गति पढ़ा होगा तो बताया गया होगा उसमें जो गति होती है वो किसी के सापेक्ष देखी जाती है ना। अच्छा आप ये बताइए, ये घर क्या है, गतिशील है या नहीं? गतिशील नहीं है। जैसे आप कहते हैं गतिशील है तब क्या घर चल रहा है? अच्छा भी बताया। अच्छा मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन में कुर्सी रखी रहती है, तो क्या कुर्सी गतिशील है कि नहीं? कुर्सी गतिशील नहीं है। यहाँ रहती है लखनऊ पहुँच जाती है, ऐसी पहुँच जाती है। वो तो स्थिर है लेकिन तो कुर्सी फिर अब दोनिया तो कोनी रहना चाहिए ना, काहे मुंबई पहुँच जाती है। तो ट्रेन में रखी है, तो हम पूछ रहे हैं अगर मान लीजिए चलिए ट्रेन में है, ठीक है, अब ट्रेन में है तो अगर स्थिर है तो जाहिर सी बात अगर चौकी में रखी है तो चौकी ही रहनी चाहिए, काहे लखनऊ पहुँच जाती है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी रहेगी तो अभी तो वो गति की कि नहीं की। अब इससे क्या होता है, अब ऐसे तो बाइक चलती है, हम तो नहीं चलते, तो क्या हम बिना गति के पहुँच जाते हैं? ऐसे तो बाइक चलती है ना, अब हम तो नहीं चलते। इसका मतलब क्या है, कुर्सी भी क्या है, गतिशील है। इसी प्रकार से घर भी क्या है, गतिशील है, क्योंकि पृथ्वी आपकी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी गतिशील है तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं भी क्या है, गतिशील हैं, ठीक है। इसीलिए अब देखो ये तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट रूल ऐसे नॉर्मली बताने से ना, लेकिन आपको जो गति बतानी होती है वो किसी के सापेक्ष बतानी होती है। सापेक्ष में कैसे बताओगे, जैसे हम पूछेंगे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई कार जा रही है, ठीक है, तो हम पूछे कार के सापेक्ष ये घर क्या है, तब बोलोगे क्या है, घर स्थिर है। क्या है, स्थिर। क्योंकि कार जहां जाना होगा वहां पहुंच जाएगी, लेकिन घर कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। अब अगर कोई कहे कि चंद्रमा के सापेक्ष में बताइए या सूर्य के सापेक्ष ये घर क्या है, तो गतिशील है, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष में गति करता है। जाहिर सी बात है, अगर सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, घर कहीं यहाँ है, अब इस पोजीशन में दिख रहा है, पता लगा पृथ्वी ऐसे घूम के यहाँ आ गई, घर यहाँ हो गया, तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? इसका मतलब अगर आप पृथ्वी के बाहर की भी कोई चीज लेंगे तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं क्या होंगी, हमारी गतिशील होंगी। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर ही कोई दूसरे वस्तु से कंपेयर करेंगे तब क्या होगी, विराम होगी। जैसे ट्रेन में ही आते हैं समोसा बेचने वाले, ठीक है, बैठे हो ट्रेन में ना, समोसा बिकता है, अब दौड़ते रहते हैं डिब्बा डिब्बा इधर उधर इधर उधर। अब एक चेयर की कंपेयर उस समोसे बेचने वाले से करिए तो चेयर क्या मानी जाएगी, स्थिर मानी जाएगी, और वो क्या माना जाएगा, गतिशील माना जाएगा। लेकिन आप ट्रेन के बाहर से कंपेयर करेंगे तो सब गतिशील है, मतलब ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब गतिशील है। अब हम पूछे ट्रेन में नट लगा है वो गतिशील है कि नहीं, अब आप लोग कहेंगे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन गतिशील है, नट थोड़ी गतिशील है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाहर से अगर आप देखेंगे तो अंदर जितने भी चीजें सब क्या है, गतिशील है, लेकिन अंदर ही अगर देखेंगे तो अंदर की गति अलग हो जाएगी। मतलब कोई अंदर कुछ लोग जैसे दौड़ते रहते हैं ना, इधर उधर समोसा चिल्लाते रहते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ बहुत सी चीजें बेचते हैं, तो मतलब वो गतिशील होते हैं। और चेयर जो होती है और तमाम चीजें होती है वो क्या होती है, विराम अवस्था में होती है। तो ऐसे ही आप समझिए इसको भी, मतलब सघन और विरल कब समझेंगे, जैसे आप दो चीज लेंगे, क्या लेंगे, दो चीज। जैसे हम कहते हैं पानी, अब पूछे पानी क्या है, तो पानी आप ना तो सघन कह सकते हैं ना तो विरल कह सकते हैं। ऐसे क्या कहेंगे, किसी के सापेक्ष में बोलेंगे ना, हम कहें कि आप वायु और पानी ले लीजिए, वायु और जल, तब आप बता सकते हैं कि वायु हमारा क्या होगा, विरल होगा, और पानी क्या होगा, सघन होगा। अब हम पानी और सपोज करो ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, पानी और कांच ले लेते हैं। अब पानी और कांच में क्या हो जाएगा, पानी विरल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सघन। अब देखो पानी ही है जो एक बार विरल बन रहा है और एक बार सघन बन रहा है। जैसे अभी इधर बताए, घर एक बार स्थिर अवस्था में बना था और एक बार गतिशील अवस्था में बना था, तो जस्ट यही कंडीशन है। यानी हम जब भी बताएंगे किसी के सापेक्ष बताएंगे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत, अपेक्षा का मतलब जाहिर किसी से तुलना कर रहा है ना, जैसे कुछ होता ना कि उसके अपेक्षा वह अच्छा है ना, डिग्री पढ़े होगे आप लोग, मतलब बेहतर है, अच्छा है, तो यही होता है। तो मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण ना, क्या बोलेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, क्या होती है, कम होती है, उसे कहते हैं सघन माध्यम। क्लियर हुआ। और इसमें क्या बोलेंगे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक नहीं होगा, अपेक्षाकृत अधिक होगा, उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। जैसे आप देखेंगे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें होता है 2.25
0.005 ना, इसी का तो अंतर है, बस इतने का डिफरेंट है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता। इसलिए हमने क्या बोला, अपेक्षाकृत हल्का सा अधिक और हल्का सा कम, उसे बोलते हैं सघन माध्यम और उसको बोलते हैं विरल माध्यम। या एक प्रकार से और समझ सकते हो, ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक हो, क्या हो, जिसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक हो उसे बोलते हैं सघन, तथा ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। जैसे वायु का अपवर्तनांक आप लोग पढ़े होंगे n होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और जैसे ही जल की बात करते हैं तो ये होता है 1.33, कितना होता है, 1.33। हीरे की बात करते हैं अगर तो n बराबर होता है 2.4। तो इसका मतलब सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें आप ये देखेंगे तो देखिए प्रकाश, ये है वायु, क्या है, वायु, जल, कांच, या आप हीरा मान सकते हैं, हीरा है, ठीक है। तो देखेंगे जो वायु का अपवर्तनांक है वो कम है, वायु का अपवर्तनांक क्या है, कम है, इसीलिए तो विरल है। और जल का भी ज्यादा है इससे, और इसका भी और ज्यादा है। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा वो सघन कहलाएगा, और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा वो विरल कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग की फर्स्ट हेडिंग रहेगी सघन माध्यम, और लिख लीजिए, बोले देखिए वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। क्लियर, चलिए सेकंड, अब इसे उदाहरण लिखिए। उदाहरण जैसे, जैसे वायु तथा जल में, जैसे वायु तथा जल में, वायु में प्रकाश की चाल, वायु तथा जल में, वायु में प्रकाश की चाल जल के सापेक्ष क्या होती है, अधिक होती है, जल के सापेक्ष अधिक होती है, जल के सापेक्ष अधिक होती है। या आप ये भी बोल सकते थे कि जल में प्रकाश की चाल वायु के सापेक्ष कम होती है ना, ये भी तो बोल सकते थे। मतलब आप ये बोलेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और ऐसे उल्टा बोलना चाहे तो इसका भी बोल सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। क्लियर होगा। अर्थात 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 जल जल वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है, अर्थात जल वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे विरल माध्यम, रेयर मीडियम। विरल माध्यम बन गया। चल लिखिए, लिखिए ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। उदाहरण विरल माध्यम कहलाता है। उदाहरण उदाहरण देखिए, अभी हमने क्या क्या लिया था, वायु तथा जल लिया था ना। देखो तो वहां पे जल आपका सघन बन गया था। क्या बन गया था? सघन। अब हम लेते हैं जल तथा कांच। क्या ले ले? जल तथा कांच।
अब देखिए जैसे जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच की अपेक्षा अधिक होगी। क्या होगी? कांच की अपेक्षा अधिक होगी, यानी कांच में प्रकाश की चाल जल से कम होगा। क्या होगा? जल से कम होगा। जैसे ही इसमें क्या होगा, कम होगा, तो जल आपका बन जाएगा क्या, विरल, और ये बन जाएगा सघन। क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और इसमें क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका मतलब ये आपका सघन हो जाएगा और ये आपका विरल हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखेंगे वही जल है सेम टू सेम, बट कहीं सघन और कहीं विरल। इसका मतलब दो श्रेणी में है। ठीक है, जैसे आज हमको समझते थे कहीं स्टूडेंट कहीं टीचर ना, कहीं तो स्टूडेंट बने रहते हैं, कहीं पे टीचर बने रहते हैं। तो ऐसे ये भी है, कहीं पे आपका सघन बन जाता है और कहीं विरल। ये डिपेंड करता है उसके पोजीशन पर, वो है कहाँ पे। ठीक है, किसके सापेक्ष में देखा जा रहा है। तब आप लोग इसका उदाहरण लिख दो। देखिए जैसे जल तथा कांच में, जैसे जल तथा कांच में, जैसे जल तथा कांच में जल में प्रकाश की चाल, जल तथा कांच में जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल से, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल से कांच में प्रकाश की चाल से अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात जल विरल माध्यम होगा तथा कांच सघन माध्यम। अर्थात जल विरल माध्यम होगा तथा कांच सघन माध्यम होगा। दोनों समझ में आ गया? सघन से विरल, विरल से सघन। अब आपने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है ना। विचलित होने की घटना है क्या, भटक जाना, मतलब कहीं इधर जा रही है उधर चले जाए। तो अब किधर जाएगी? ठीक है, जैसे ये आपका है, अब प्रकाश की किरण यहाँ से चली, अब कुछ लोग विचलित इधर भी कर सकते हैं, कुछ लोग इधर भी कर सकते हैं ना, तो जाएगी किधर ये भी तो डिक्लेयर होना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये पता होना जरूरी है कि सघन से विरल जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन जाएगी तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे इसके आगे जस्ट यही बताएंगे कि सघन से विरल में जाएगी तो दूर जाएगी कि पास आएगी। ठीक है, इसका डिक्लेयर हम कैसे करते हैं? जैसे देखिए कोई आदमी अगर जैसे कोई किरण मुड़ी तो कहाँ से मुड़ी, हमको एक फिक्स पॉइंट को लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि इस बिंदु की दूरी बताइए ना, इस बिंदु की दूरी बताइए, यानी इस पॉइंट की क्या बताइए, दूरी बताइए। अब इस पॉइंट की दूरी हम पूछ रहे हैं, कोई बता सकता है? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हमको एक पोजीशन पता है, दूसरी पोजीशन नहीं पता है। इसका मतलब हम एक पोजीशन से पता नहीं लगा सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर हैं। अब कोई फोन करे, आप पूछे कि आप कितनी दूरी पर, हम स्थान ना बताएं, ऐसे पूछा कि आप कितनी दूरी पर बताइए। अब कहाँ से आप बताएंगे? इस टेबल से दूरी बताएंगे कि नैनी से दूरी बताएंगे कि गोहनिया चौराहे से दूरी बताएंगे। कोई दो पोजीशन फिक्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो पोजीशन फिक्स। तो ऐसे ही अगर हम कहें कि ये जो किरण है अगर वो जा रही है तो वो थोड़ा सा दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर। अब किससे दूर हट जाएगी ये हम ना बताएं तो आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। अब दूर हटने का मतलब कोई इधर कर देगा, कोई इधर कर देगा, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस आपतन बिंदु पर एक खींचेंगे, क्या? अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब। और इसी के सापेक्ष देखेंगे। क्या करेंगे? इसी के सापेक्ष। अब देखिए, अब ये क्या होगा, ये किरण वहां से वहां तक जा रही है। सपोज करते हैं ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन। और ये क्या है? विरल। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, क्या करेगी? सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्या करेगी? दूर हटेगी। अब आप ये बताइए, अगर हम ऐसे जा रही है, थोड़ा सा ऐसे झुका तो ये दूर हटेगी, पास आई? पास आई ना। क्यों? क्योंकि इसको जाना कुछ ऐसा चाहिए ना। इसका मतलब ये सीधा तो ये है, लेकिन आ किधर गई? इधर। इसका मतलब ये पास आ गई। तो ये कंडीशन क्या है? गलत है। यानी इसका मतलब ये जाएगी कहाँ? कुछ ऐसा जाएगी ना। यानी अब क्या हुई? अभिलंब से दूर हटे। समझ आया? यानी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो वो दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। लेकिन यही उल्टा कर दें,
विरल यहाँ ले लें और सघन नीचे ले लें, तब क्या होगी, तब प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ आ गया ना? यानी दोनों कंडीशन, अगर सघन से विरल जाएगी तो दूर हटेगी, विरल से सघन जाएगी तो पास आएगी। ये आपको नोट पॉइंट में बनाकर लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप नोट पॉइंट बनाइए, समझ में भी आ रहा है ना? हाँ, नोट पॉइंट में और पहला पॉइंट लिखिए, लेकिन सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होता है। इसका मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, इसके सापेक्ष सघन माध्यम। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या लिखे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए क्या होगा, जैसे ये आपका हो गया किरण, ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। अब यहाँ पर हमने खींचा क्या, अभिलंब, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या करेगा, इसको जाना कैसे चाहिए, सपोज करिए ये इसको कुछ ऐसे ही जाना चाहिए, ये इसका रियल पोजीशन है, क्या है, रियल पोजीशन, यानी इसको ऐसे ही जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टू सेम सीधे जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी चलती है। आप लोग पढ़े हैं, प्रकाश की किरण हमेशा क्या होती है, सीधी चलती है, यानी इसको ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, और यही विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो अब देखेंगे विचलित किधर होगी, इधर आएगी कि उधर जाएगी। तो क्या बोले हैं, सघन से विरल, यानी यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर की ओर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है। तो आप लोग इसको बना लीजिए, ये हो गया, ठीक है। मतलब आ रहा है इसको इधर चाहिए, वो कहाँ चली गई, उधर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आप फिगर को बना लीजिए इस नोट पॉइंट के बाद। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? इधर देखिए, जैसे ये हमारा विरल हो गया और ये हो गया सघन। अब हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण इधर आई तो इसको सीधे तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के ये किधर हो रही है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जा रही है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा, यदि विरल से सघन में जाएगी तो झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी। समझ में आ गया? तो ये अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा आई और ये आपका हो जाएगा
आर। क्लियर हुआ? बना लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अगली हेडिंग बनाइए क्रांतिक कोण। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा कक्षा 10 में और 12 में दोनों में कम से कम 2 नंबर का आता है। कि क्रांतिक कोण की डिफिनेशन लिखिए। आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे ना, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण होता क्या है? ये पहली बात तो एक ही कंडीशन में, हमने अभी 2 कंडीशन पढ़ा कि सघन से विरल और विरल से सघन। तो ये जो कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन में केवल होगा। किस कंडीशन में होगा? केवल फर्स्ट में, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी। कहाँ जाएगी? सघन से विरल में जाएगी। तो देखिए इस एंगल को हम कहेंगे कैसे? ये हमारा हो गया सतह। क्या हो गया? सतह। और इधर मानते हैं सघन। क्या मानते हैं? सघन। और इधर ये क्या है? विरल। हमने फर्स्ट कंडीशन, यानी इसमें जब आएगा केवल फर्स्ट वाला फॉलो करें, सेकंड वाले में क्रांतिक कोण कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, केवल किसमें बनेगा? फर्स्ट में। यानी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तभी आपका क्या बनेगा? क्रांतिक कोण बनेगा। तो देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है? क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश। देखिए 90 अंश कब होगा? सपोज करिए हम ऐसे ही मान के ये वाला एंगल खींच लेते हैं। क्या? अभिलंब। क्या खींच ले? अभिलंब। अब यहां से अगर हम सपोज करिए किरण निकालते हैं ना, तो ये बहुत परिवर्तन होगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। अब अगर इसी किरण को हम क्या करें, यहां से थोड़ा सा ले लें ना, सीधा नहीं बन पा रहा है ना, इधर ऐसे ले लें। अब ये मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 90 डिग्री है, दिख रहा है? ये और ये 90 है ना, ये कहा 90 है? नहीं है। इसका मतलब ये क्रांतिक कोण नहीं हो। ठीक है, क्रांतिक कोण हमारा कौन सा होगा? अब बता दें, 90 बनना चाहिए, चूंकि अभी हमने बताया ना। हमने क्या बताया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो। यानी उधर से कोई किरण आए लेकिन उसका इधर को कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। तो 90 कब होगा? थोड़ा सा किरण और इधर लेंगे ना, जैसे ही हम मान लेते हैं ये किरण इधर लेंगे, अब ये थोड़ा सा विलंब से दूर हटेगी, सपोज करिए ये इधर ही आ गई। क्लियर? सेम सतह पर ऐसे आई, ऐसे चली गई। तो हमारा ये कितना आंसर बना? 90 डिग्री। तो ये हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल, यानी ये सी होगा। क्या होगा? सी। तो यही तुमने डिफिनेशन बताया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो? 90 अंश हो, वही कोण कहलाता है क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, तो लिखिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में, जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। प्रतीक लिखेंगे
ये जो प्रतीक होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी। क्योंकि क्रिटिकल का पहला लेटर क्या है? सी है। तो जब ये सी है तो इसका पहला लेटर क्या? सी ही हो जाएगा। फिर सूत्र क्या होता है? ये होता है n इक्वल टू 1/sin c। क्या होता है? n इक्वल टू 1/sin c, या इसी को लिख सकते हैं n इक्वल टू cosec c। दोनों सही है? दोनों सही। 1/sin को cosec लिख सकते हो ना, पढ़े होगे त्रिकोणमिति में। तो 1/sin c को लिख सकते हैं cosec c, दोनों सूत्र एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को भी बना लीजिए।